जय भारत एंड वेलकम एवरीवन। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली अभी 12th में या फिर रिपीटर बच्चों के जो 2021 में फरवरी मार्च अप्रैल मई में जेडब्ल्यू मेन देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें हम जेडब्ल्यू मेन में कौन से चेंजेस हुए हैं पैटर्न में, डेट्स कौन सी है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन से रूल्स है, फॉर्म भरने में कौन से बदलाव हुए, उन सारी बातें काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं। तो मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको पेरेंट्स के हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक स्टेप देखेंगे, कैसे बदलाव हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, और भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर से करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन है वो है जेडब्ल्यू मेन 2021 के लिए। 2021 में जेडब्ल्यू मेन इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से काफी बदलाव हुए हैं, उसकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 बार हो चुके हैं, उसकी एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, इवन एप्लीकेशन फॉर्म में भी कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। तो उन सारी बातें करेंगे एक एक करके। जो सबसे पहली बात है वो है, हम थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, जो इवेंट्स होने वाली इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात कि जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खुला रहेगा, यानी आप 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 जनवरी 2021 तक कभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम होगा। और एक चीज यहाँ पे बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर मैं जल्दी फॉर्म भरूंगा तो मुझे मेरा सेंटर जल्दी से मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने 16 जनवरी को फॉर्म भरा है और जिसने 16 दिसंबर को फॉर्म भरा है, दोनों को इक्वल चांस रहता है सेंटर मिलने का। एनटीए ऐसे प्रोसेस करता है कि वो पहले सारे एप्लीकेशन फॉर्म इकट्ठे कर लेगा, फिर वो रैंडम अलॉटमेंट करेगा सेंटर का शिफ्ट वाइज। इसलिए आप ऐसी हड़बड़ी में ना रहे कि मुझे जल्दी जल्दी फॉर्म भरना है ताकि मुझे मेरा सेंटर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 महीने का पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो और आराम से अपना फॉर्म भरिए बिना गलती किए। तो ये फॉर्म की डेट्स की बात हो गई। 16 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और फी पे करने की लास्ट डेट है 17 जनवरी। आप उससे पहले भी फी पे कर सकते हो, लेकिन फीस पे के लिए आपको 1 और दिन की सहूलत दी गई है। और फीस की बात करें तो यहाँ पे फी की डिटेल है, आप देख सकते हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होगा जेडब्ल्यू मेन का उसमें भी दिया गया है फी का। ये पर शिफ्ट फी की पेमेंट है, ठीक है, पर सेशन। यानी अगर आपको फरवरी में देना है तो जनरल में मेल बच्चों को 650 देना होगा, अगर मार्च अप्रैल में देना है तो उसको वापस 650 पर सेशन देना पड़ेगा। अगर वो चारों सेशन की एग्जाम देता है तो उसको 650 इंटू 4 करके अपनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर वो 2 सेशन की एग्जाम देता तो उसको 650 इंटू 2 करके फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी फीस लिखी गई है वो पर सेशन की फी है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, फीस की डिटेल दी गई है। फीस के बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। ये जो करेक्शन की बात है, यहां पे बच्चों ध्यान से हमें सुनना है कि आपके नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इन सब में कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं होता। एनटीए ने क्लियरली लिखा है, एक बार आपने फीस पे कर दिया, सबमिट कर दिया, फिर उसमें करेक्शन का कोई भी चांस नहीं है। तो इस विंडो में करेक्शन का क्या होगा, यहां पे आप अपना एग्जाम सेंटर करेक्ट कर सकते हैं, ये यहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, आपने अगर हड़बड़ी में कोई और एग्जाम सेंटर चूज किया है तो आप उस एग्जाम सेंटर को बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, और ये सिर्फ फरवरी सेशन के लिए है। तो 19 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2021 के बीच में ये जो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा वो सिर्फ फरवरी सेशन के एग्जाम सेंटर को चेंज करने का होगा। यहाँ पे आप अपने नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंपॉर्टेंट डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने एक बार जो अपना नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह डेटा भर दिया तो वो आपका फाइनल हो गया। आपके रिजल्ट में, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वही डेटा जाने वाला है, इसलिए आप उसको काफी सोच समझ के बिना एरर किए भरेंगे। इसलिए आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। प्लस आपको इसलिए विथ पेरेंट्स फॉर्म भरना है, खुद से नहीं भरना है। पूरी पेरेंट्स की हेल्प आपको लगने वाली है, इसलिए आप पेरेंट्स के साथ बैठ के फॉर्म भरें। और फरवरी के 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, जो फरवरी सेशन वाला होगा, उसकी भी यहां पे बात की गई है।
फिर यहाँ पे हमें चारों शिफ्ट की, चारों सेशन की एग्जाम की डेट भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। फरवरी की जो डेट्स है वो है 23 से लेके 26 फरवरी के बीच में। फिर जो मार्च में होगा वो है 15 से लेके 18 मार्च। अप्रैल में होगा वो है 27 से लेके 30 अप्रैल। और मई में होगा वो है 24 से लेके 28 मई। तो आपको चारों सेशन की डेट ऑलरेडी अनाउंस की एनटीए ने कर दिया है। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, आर्किटेक्चर और वो चारों सेशन में नहीं है, उसका सिर्फ पहला और लास्ट सेशन में ही आर्किटेक्चर प्लानिंग के पेपर है, जबकि बीई बीटेक के पेपर चारों सेशन में होने वाले हैं। और शिफ्ट का टाइम भी, अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलती है तो आपका टाइम होगा 9 से 12। अगर आपको इवनिंग शिफ्ट मिलती है तो आपका टाइम होगा 3 से 6। ये टाइम भी यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। ठीक है बच्चों। और एक यहाँ पे चीज आप थोड़ा 2-3 चीज ऑब्जर्व करो तो मार्च के लिए आपको 20 दिन का टाइम मिलता है, यानी फरवरी के आपका सेशन खत्म होगा, फिर तुरंत 20 दिन के बाद आपका वापस मार्च का सेशन आ जाएगा। और अप्रैल के लिए आपको 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम मिलता है, मतलब मार्च के सेशन के बाद आपको 1 महीना 10 दिन मिलेगा अप्रैल के लिए, यानी 40 दिन का टाइम आपको मिलता है अप्रैल के लिए। जबकि मई के लिए आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे दिन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पूरे चांसेस हो सकते हैं कि बहुत सारे बोर्ड की एग्जामिनेशन मई के सेशन के आसपास हो। देखो डेट क्लैश नहीं करेगी, एनटीए ने अनाउंस किया है, तो इसके अकॉर्डिंग बोर्ड की एग्जाम की डेट्स आएगी, सीबीएसई की, गुजरात बोर्ड की या किसी और बोर्ड की। लेकिन इस मई के सेशन के बहुत कम टाइम के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम का डेट आ सकता है, ऐसे चांसेस है। अभी कोई भी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हम शायद मई के सेशन में बच्चों का बोर्ड की एग्जाम के लिए ज्यादा फोकस रह सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम पहले 3 सेशन में भी हम फोकस कर सकते हैं, जो इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है बच्चों। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है इतनी सारी, इसको मैं बहुत शॉर्ट में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ध्यान से देखना, यहां पे बच्चों का डाउट रहता है कि हम कैसे कब कब अप्लाई करें। तो पहली चीज जो एनटीए ने क्लियरली लिखा है कि आप एक साथ ऑल सेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप अभी जो फॉर्म भरोगे उसमें आप फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई चारों अटेम्प्ट का एक साथ अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने पहले से सोच के रखा है तो। यहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है, अगर आप चारों अटेम्प्ट एक साथ अप्लाई करते हो तो आपको फीस का मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपको फीस पे करना होगा। अगर आप 3 अटेम्प्ट अप्लाई करते हो तो आपको 3 अटेम्प्ट की फीस एक साथ पे कर सकते हो। ये क्लियरली लिखा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, यहां पे बच्चों की कंफ्यूजन है। बस आपको बार बार फॉर्म ना भरना पड़े, इसलिए एनटीए ने ये फैसिलिटी दिया है कि आप चारों अटेम्प्ट को एक साथ अप्लाई कर दो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हर अटेम्प्ट का इंडिविजुअली अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हो। टोटल फीस पेमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक साथ अप्लाई करो कि इंडिविजुअली करो, आपको टोटल अमाउंट तो सेम पे करना है। अगर आपने, ध्यान से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अगर आपने अभी से चारों अटेम्प्ट में अप्लाई कर दिया और आगे जाके आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि अब मुझे ये अटेम्प्ट नहीं देना, तो आप वो विड्रॉ भी कर सकते हो, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी अगर आपने जनवरी में फॉर्म भरा, आपने चारों सेशन अटेम्प्ट कर दिया और आपको लगा अब मुझे मई अटेम्प्ट नहीं देना, तो आप अप्रैल के बाद जब मई अटेम्प्ट के लिए फॉर्म खुलेगा वहां पे आप अपना विड्रॉ कर सकते हो, आपको फीस पेमेंट वापस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट का। यह भी आपको फैसिलिटी दिया है। दूसरी चीज, अभी इस फॉर्म में जो आप सेंटर फिल करोगे वो सिर्फ फरवरी अटेम्प्ट के होंगे। हर अटेम्प्ट के लिए आप चाहो तो सेंटर बदल सकते हो, अगर नहीं बदलते तो आपके सेंटर सेम रहेंगे। और अगर आप, जैसे फरवरी हुआ उसका रिजल्ट आया, फिर आप वापस मार्च अटेम्प्ट के लिए सेंटर चेंज कर सकते हो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी सेंटर चेंज कर सकते हो, मई अटेम्प्ट के लिए भी इंडिविजुअली सेंटर चेंज कर सकते हो। अगर आपने चारों सेशन अभी से अप्लाई कर दिए हैं तो सेंटर चेंज के लिए आपको हर सेशन में आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ही सेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हर सेशन के लिए इंडिविजुअली पूरी इंफॉर्मेशन वापस फिल करनी पड़ेगी। तो ये बात आप मत सोचे कि मुझे अभी ही कंपलसरी अप्लाई करना है। आप चाहो तो कर सकते हो, बार बार आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, एक साथ हो जाएगा। ठीक है। और आप चाहो तो हर बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, हर बार भी नया फॉर्म इंडिविजुअली अटेम्प्ट के लिए भर सकते हो। और अगर आपने पहले से पे कर दिया है और अगर आपको वो एग्जाम नहीं देना तो आपको फीस का पेमेंट भी वापस मिल जाएगा। इतनी सहूलियत एनटीए ने इस बार दी है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहां पे
आपको कौन से डॉक्यूमेंट एग्जाम हॉल में लेके जाना है उसकी भी लिस्ट उन्होंने दी है। अकॉर्डिंग कोविड सिचुएशन उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। सबसे पहली चीज, आपको अपना एडमिट कार्ड विथ सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है। वो चीज आपके मतलब जब फॉर्म सबमिट करोगे तभी अपने आप जनरेट हो जाएगा, और उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के A4 साइज में लेके जाना है, ये पहली चीज। दूसरी, आप जो भी पेन लेके जाओगे, आपका कलर कोई भी हो सकता है, ब्लू ब्लैक, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसकी रिफिल दिखनी चाहिए। ऐसी बॉल पेन आपको लेके जाना है। आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ भी लेके जाना है। जो फोटोग्राफ आप इस फॉर्म में अपलोड करोगे वही फोटोग्राफ आप लेके जाओ तो अच्छी बात होगी, तो आपको वो फोटोग्राफ भी एक लेके जाना है। आप चाहो तो 2-3 फोटोग्राफ ले जाओ, आप सेफ रहोगे। फिर आपको अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, और उसकी साइज भी लिखी गई। आपको 50 मिली वाला हैंड सैनिटाइजर खुद का पर्सनल लेके जाना होगा। फिर आपको अपनी अगर पानी की बोतल चाहिए तो आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आप ले जा सकते हो, कंपलसरी नहीं है। शायद वहां सेंटर पे पानी ना मिले तो आपको उसको ले जाने की छूट मिल रही है। और अगर कोई कैंडिडेट डायबिटिक है, डायबिटीज से अगर कोई पीड़ित है, तो वो अपने डाइट के हिसाब से सुटेबल फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज भी ले जा सकता है। उसकी भी एनटीए वालों ने यहाँ पे फैसिलिटी दी है। तो ये डॉक्यूमेंट हम ध्यान में रखेंगे। आपको इतने डॉक्यूमेंट कंपलसरी लेके जाना है, प्लस आपका एक आईडी प्रूफ भी चाहिए जो शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, तो एक और आप ऐड कर दो, आईडी प्रूफ। ठीक है, आप लेके जाओगे, और जो आईडी प्रूफ की डिटेल यहाँ फॉर्म में भरोगे वही आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे लेके, जैसे मानो आप इस फॉर्म में आधार कार्ड की डिटेल भरते हो तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड की डिटेल भरते हो तो आपको वो पैन कार्ड भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। लिखा नहीं है, लेकिन आप सेफ रहने के लिए वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जा सकते हो। यहां पे बच्चों एनटीए ने क्लियरली लिखा है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके लिख लेना। पहले पॉइंट में एनटीए ने क्लियरली लिखा कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया फिर कोई भी चेंजेस किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। आप कितना भी रिक्वेस्ट करो, मेल करो, जो करो, आप एक बार आपने डेटा भर दिया फिर चेंजेस का कोई भी स्कोप नहीं है। यह उन्होंने क्लियरली लिखा है यहां पे। और जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको 2 से 3 बार पूछा जाएगा कि आपका डेटा सही है, आपका डेटा सही है, तो वो इनफ रहता है करेक्ट करने के लिए, फिर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। करेक्शन विंडो में एग्जाम सेंटर के चेंजेस होते हैं जनरली, या और 2-3 चीज के होते हैं, लेकिन पूरा फॉर्म आप वापस नहीं फिल कर पाओगे। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने कोई भी डेटा या फोटोग्राफ गलत अपलोड किया और बाद में अगर आप पकड़े जाते हो, जिसके पूरे चांसेस है कि आप पकड़े जाओगे, तब आप पे लीगल एक्शन की जा सकती है एनटीए की ओर से, और आप धोखाधड़ी के केस में आपको सजा भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ये भी हमें ध्यान देना है बच्चों के, जो भी हम फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो अपने ही होने चाहिए, जेन्युइन ही होने चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे एनटीए ने क्लियरली लिखा है, क्लियरली बोला गया है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। ठीक है बच्चों। और जो लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि आप इन सारी चीजों को एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते, ये भी यहाँ पे लिखा है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर देखो लिख रखा है, आप नहीं ले जा सकते। लॉग टेबल नहीं ले जा सकते। टैप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच, ये सारी चीजें आपको अलाउ नहीं है एग्जाम हॉल में। इस पे भी ध्यान देना है। ये सारे रूल्स अपने बुलेटिन फॉर्म में JEE मेन की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, जिसको मैं छांट के आपके सामने काफी इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सारी चीजों को हम इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लेंगे बच्चों, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फॉर्म भरना है, बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए हम बड़ी सावधानी से 2 साल की जो प्रिपरेशन है उसको ना बिगाड़ के बड़ी सावधानी से हमें फॉर्म को फिल करना है। फिर यहाँ पे जो नई एग्जाम पैटर्न है उसकी बात की गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस है, इस बार हर पेपर में 2 सेक्शंस हो गए। ये पैटर्न आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी आप मैं स्पीड में बता देता हूं। हर एग्जाम में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे और वो कंपलसरी होगा। 20 MCQs होंगे, अगर सही हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 20 के 20 कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सेक्शन बी है जिसमें न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप 5 अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यानी पर सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे 30 क्वेश्चन,
सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए आपको पर सब्जेक्ट 20 अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में पर सब्जेक्ट 10 में से 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। ये होंगे न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप में अगर आपको एक्यूरेसी से आंसर देना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप आंसर दे सकते हो, ये जनरली देखा गया है। यानी आपका आंसर 120.26, ऐसा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर देना है, ये भी हम याद रखेंगे। अगर आंसर इंटीजर में आता है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉइंट में आंसर आता है तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट देके आंसर देने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और सेक्शन बी में +4 है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि सेक्शन ए में जो 20 MCQ कंपलसरी है उसमें +4 -1 है। टोटल आपका पेपर 300 मार्क का होगा, ये भी क्लियर है। हर सब्जेक्ट में आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 100 मार्क पर सब्जेक्ट, टोटल मार्क आपके हो जाएंगे 300 मार्क। अब फॉर्म फिलिंग के जो स्टेप्स है उसकी बात करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी बात करेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पहले हम उतने डॉक्यूमेंट साथ में लेके बैठेंगे, तब फॉर्म फिल करना है, ऐसे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं यहां पे आपके सामने लिस्ट लिख लेता हूं, उतने ही डॉक्यूमेंट आपके साथ ऑलरेडी होने चाहिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपके पास होना चाहिए। उसकी साइज क्या है ये भी यहां पे लिखी गई है बच्चों। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो 10 KB से 200 KB के फॉर्म में होना चाहिए, और जिसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG होना चाहिए। इसकी जो साइज है वो है 10 KB से 200 KB। और इसके भी रूल है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के। आपका फोटोग्राफ कलर भी हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड कंपलसरी व्हाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड उसका कंपलसरी व्हाइट होना चाहिए, और फोटोग्राफ पे कुछ भी लिखा ना हो, कोई बर्थ डेट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइप करवाने की। सिर्फ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए? जिसमें 80% आपका फेस कवर हो और आपके बोथ ईयर्स, दोनों कान क्लियरली दिखे। ये जो दोनों कान है आपके क्लियरली दिखने चाहिए, और आपका 80% फेस कवरेज होना चाहिए यहां तक। हो सके तो दाढ़ी मूछ में फोटोग्राफ ना करवाए, क्लीन रखे अपना फेस और फोटो क्लिक करे, और पूरी ट्राई करे कि फोटोग्राफ अपना कलर आए। ब्लैक एंड व्हाइट अलाउ है, लेकिन कलर फोटोग्राफ से आपको आसानी रहती है, सामने वाले बंदे को चेक करने में आसानी होगी। और यही फोटोग्राफ आपको वहां सेंटर पे भी ले जाना है, वही फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड भी करना है। इसलिए फोटोग्राफ का आपको JPEG फॉर्मेट इस साइज में होना चाहिए, 10 KB से दूर। एक डॉक्यूमेंट आपको ये रखना है अपने पास। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपनी सिग्नेचर रखनी है। सिग्नेचर की जो यहां पे साइज दी गई है बच्चों, वो साइज है यहां पे। और हाँ, फोटोग्राफ में मास्क नहीं, वो भी ध्यान रखना। आपका जो फोटोग्राफ होगा वो विदाउट मास्क होना चाहिए। सिग्नेचर की जो साइज है वो है 4 से 30 KB। 4 KB से 30 KB की साइज होनी चाहिए, और ये भी JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट में अलाउ है, ठीक है। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये हिस्ट्री में पहली बार JEE मेन ने फॉर्म फिलिंग में सर्टिफिकेट मांगे हैं, जबकि हर बार क्या होता था, JEE का रिजल्ट आने के बाद जब एडमिशन प्रोसेस होती थी, उस एडमिशन प्रोसेस में ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। लेकिन इस बार JEE ने पहली बार ये फॉर्म फिलिंग में ही आपके पास डॉक्यूमेंट मांग ली है। तो आपके पास अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में कौन से आ सकते हैं? आपके EWS सर्टिफिकेट, OBC वाले सर्टिफिकेट, SC ST के या फिर फिजिकली हैंडीकैप जो भी सर्टिफिकेट हो, वो सारे आपके PDF फॉर्म में होने चाहिए, जिसकी साइज है 50 से लेके 300 KB। इसकी साइज है 50 से लेके 300 KB। PDF फॉर्म में आपको अपलोड करने रहेंगे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपके पास जो भी लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी लास्ट आपने कढ़वा रखा है, जो भी निकाल रखा है, वही आपको यहां पे अपलोड करना है। और अगर ना हो तो आपके पास 16 जनवरी तक का टाइम है, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, ठीक है। और उसको स्कैन करके PDF फॉर्म में क्लियर स्कैन के साथ इस साइज में आप ट्राई करें स्कैन हो जाए, और उसको आपको अपलोड करना है। और एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे मुझे कहने जा रहा हूं, यहां पे आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, एडमिशन टाइम पे वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, फॉर्म फिलिंग में आपके पास अभी जो भी सर्टिफिकेट है अपना अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट, मई अटेम्प्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल, आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, फिर आप एडमिशन प्रोसेस करोगे। जोसा काउंसलिंग, ये एडमिशन प्रोसेस की वेबसाइट है, अभी आप
अभी उस पर ध्यान नहीं देना हमें। इसकी जो वेबसाइट पे आपका एडमिशन होगा IIT, NIT, IIIT में, तब आपके पास लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जिसकी डेट होनी चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2021। यानी अप्रैल के बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट फिर से नया निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सर्टिफिकेट तब, क्योंकि आप अभी दिसंबर जनवरी में फॉर्म भरोगे, लेकिन आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद वाला वापस निकालना पड़ेगा जब आप एडमिशन लोगे। इसलिए पेरेंट्स को मैं कहता हूं आप ये डेट याद रखो, जैसे अप्रैल महीना पास होता है आप नया अपना सर्टिफिकेट निकाल दो, क्योंकि वही यूज होने वाला है एडमिशन प्रोसेस के लिए। हर साल ऐसा ही होता है, अप्रैल के बाद वाला IIT, NIT डिमांड करती है अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का। तो अपने जो फॉर्म फिलिंग के स्टेप्स होंगे उसमें आगे बात करेंगे। यहां पे मैंने आपके पास डॉक्यूमेंट की बात करी। इसके अलावा आपको, ये तो मैंने बोला स्कैन करके PDF या इमेज रखना, इसके अलावा फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अपना 10th का और 12th का, अगर 12th ऑफ ईयर हो तो फिर 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आप पास आउट हो तो आपके पास 12th का भी रिजल्ट होना चाहिए। एक ये डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा एक ID प्रूफ भी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें फॉर्म फिल करने में रिक्वायर्ड होगी। ये सारी चीजें अपने साथ लेके बैठो, फिर फॉर्म फिल करना शुरू करो तो दिक्कत नहीं होगी। और इतनी चीजें आपके पास स्कैन में होनी चाहिए, इनको स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कैन में जो भी है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए, इसको स्कैन नहीं करना, ठीक है। जबकि स्कैन करने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए। मैं एकदम क्लियरली बात कर रहा हूं, पेरेंट्स और बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस चीजों को। OBC के लिए स्पेशली जो बच्चे OBC में फॉल करते हैं, ध्यान से सुनोगे। OBC की 2 तरह की लिस्ट आती है। एक लिस्ट है OBC की जो सेंट्रल लिस्ट है, जो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी www.ncbc.nic.in। अगर आपकी सरनेम या आपकी कैटेगरी इस वेबसाइट में है तभी आप OBC में गिने जाएंगे और तभी इंडिया की हर कॉलेज में आपको OBC का कोटा अलॉट होगा, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में आने वाले हो। अगर आपकी कोई XYZ सरनेम है, अगर वो गुजरात में OBC है लेकिन इस सेंट्रल लिस्ट में आप OBC में नहीं आते, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में ही फॉल करोगे और आपको जनरल में ही एडमिशन मिलेगा। इसलिए आप ये भी चेक कर लो बच्चों कि आपकी जो सरनेम है वो इस वेबसाइट में OBC में गिनी जा रही है कि नहीं काउंट हो रही। अगर आप OBC में हो, इस वेबसाइट में भी लिस्ट में आपका नाम है, तो फिर आप OBC के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ स्टेट की कॉलेज में OBC में एडमिशन मिलेगा, बाकी ऑल इंडिया में आपको जनरल कैटेगरी में ही एडमिशन मिलेगा। इसलिए आप ये भी चेक करो, अगर आपका यहाँ पे नाम है तभी आप फॉर्म फिलिंग में OBC कैटेगरी फिल करें, अदरवाइज आप OBC फिल करोगे तो आपको सिर्फ गुजरात की कॉलेजेस में ही OBC में एडमिशन मिलेगा, हर जगह तो आपको जनरल से ही एडमिशन मिलने वाला है। और OBC में आपको NCL में भी आना है, नॉन क्रीमी लेयर में भी आपका फॉल होना चाहिए। उसकी जो इनकम का क्राइटेरिया है 8 लाख या उससे कम, उसमें भी आप आने चाहिए, तभी आपके एक तो ये आपका क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, आपकी इनकम वाला, प्लस आपकी लिस्ट, आपकी सरनेम की इसमें यहाँ पे NCBC में आपके सरनेम होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको OBC काउंट करती है कि नहीं करती, उस पर डिपेंड करता है आपको OBC में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात करेंगे अगर EWS के लिए बच्चों, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप EWS में हो कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको EWS फिल करना है। EWS के जो 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो आपकी इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, आपके पास जो खेती की जमीन है एग्रीकल्चर लैंड वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, और आपका जो रेसिडेंशियल एरिया जहां पे आप रहते हो वो आपका घर की साइज, उसकी लैंड की साइज 1000 स्क्वायर फीट से कम हो। ये क्राइटेरिया फुल हो तभी आप EWS में फॉल करोगे, तभी आपका EWS का सर्टिफिकेट बन पाएगा। EWS के फायदे ये है बच्चों, यहाँ पे हमें ये भी सीखना है, पता होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है पूरे साल की, अगर आपके पेरेंट्स की पूरे साल की इनकम 1 लाख से कम है तो आपको NIT IIT में फ्री एडमिशन मिलेगा, आपको फीस पे नहीं करना होगा। और अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से ज्यादा 1 to 5 लाख है, 1 लाख से ज्यादा 5 लाख से कम है, तो आपकी 66% फीस माफ हो जाएगी, 2/3 फीस आपकी माफ की जाएगी। तो ये भी आपको पता नहीं है, EWS वालों को लागू पड़ता है, क्योंकि इतनी इनकम EWS की कैटेगरी में ही आती है जनरल में, ठीक है। और एक यहां पे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है कि मेरी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैसे गिनी जाएगी। मानो कोई बच्चा राजस्थान में बॉर्न हुआ है,
लेकिन वो अपनी 12th की एग्जाम गुजरात में दे रहा है, ठीक है, उसका बॉर्न राजस्थान में है, लेकिन उसकी 12th की एग्जाम गुजरात में है, तो उसको अपना स्टेट कोटा कहाँ का मिलेगा, गुजरात का या फिर राजस्थान का। तो ये बहुत क्लियरली एनटीए ने लिखा है कि जहां पे आप अपनी 12th की एग्जाम दोगे वहीं पे आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी गिनी जाएगी, ठीक है। यानी आपका बॉर्न कहां पे हुआ, आपका डोमिसाइल कहां का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 12th की एग्जाम कहां पे देने वाले हो वो आपका स्टेट गिना जाएगा, और उस स्टेट की 50% सीट पे स्टेट वाले बच्चों का हक रहता है, तो आपको उसी स्टेट में फायदा मिलेगा जहां पे आपने 12th की एग्जाम दिया है। अगर आपका बॉर्न स्टेट और 12th का स्टेट एक ही है तो दिक्कत नहीं है। अगर आपका दोनों स्टेट अलग अलग है तो आप कहां पे 12th में रजिस्टर हो, आप कहां पे बोर्ड की एग्जाम दोगे, उस स्टेट में आपको आपका स्टेट कोटा मिलेगा, 50% में आपको फायदा मिलेगा। बाकी सब में आपको ऑल इंडिया कोटा में ही आपको सीट लेना पड़ेगा। यह भी एकदम क्लियरली लिखा गया है, इस चीज पे हम ध्यान देंगे बच्चों। और एक जो फायदे वाली बात थी जो पिछले साल हुई थी 2020 के एडमिशन में जीटीयू में, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी जीटीयू में जो बहुत सारी कॉलेजेस आती है, गुजरात की सारी लोकल कॉलेजेस जो जीटीयू में फॉल होती है, इस साल गुजरात ने 2020 के एडमिशन में उसकी 5% सीट्स को जेडबलई मेन थ्रू एडमिशन लेने का डिसाइड किया था। यह बहुत बड़ी बात है बच्चों। जबकि अभी तक क्या होता था पिछले 5-6 साल से, आपके गुजरात बोर्ड के मार्क्स और गुजसेट के मार्क का जो 20-80 का जो रेशियो या फिर 60-40 का जो भी रेशियो आता है उसके अकॉर्डिंग मेरिट बन के आपका एडमिशन होता था, लेकिन 5% सीट का एडमिशन जेडबलई मेन के थ्रू होगा, ऐसा जीटीयू ने डिसाइड किया था पिछले साल, जो इस साल भी कंटिन्यू हो सकता है। पूरे चांसेस है क्योंकि यह हर साल ही चलता रहेगा। और उसके लिए बोर्ड के क्राइटेरिया भी काफी आसान थे बच्चों। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको सिर्फ बोर्ड में 45% लाना है, और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो SC ST OBC उसमें तो आपको बोर्ड में 40% मेंटेन करना है। जबकि जेडबलई मेन में NIT IIT में आपका क्राइटेरिया रहता है 75% या 80 परसेंटाइल। ये आप जानते हो। अगर आपको जेडबलई मेन थ्रू NIT IIT या IIIT में एडमिशन लेना है जेई के थ्रू, तो आपके बोर्ड में 75% होने चाहिए या फिर आप उस स्टेट के टॉप 80 परसेंटाइल में आने चाहिए। लेकिन अगर आपको जेडबलई मेन थ्रू जीटीयू में एडमिशन लेना है तो आपके बोर्ड में 45 या फिर 40% कैटेगरी के हिसाब से होने चाहिए। यह भी बहुत अच्छी बात है। जबकि 10th और तीसरी कंडीशन उनकी यह थी कि आपका 10th और 12th ये दोनों बोर्ड एक ही बोर्ड से होने चाहिए, तब जाके आप जीटीयू में जेडबलई के थ्रू एडमिशन ले पाओगे। अगर आप ये 3 कंडीशन, जो ज्यादातर बच्चे करते ही, अगर आप ये 3 कंडीशन फिलअप करते हो तो बहुत आसानी हो जाएगी। आपको 5% सीट पे आप सीधा अटैक कर सकते हो जो जेडबलई मेन थ्रू होगा। और ये सीट ऑल इंडिया के लिए ओपन है, इंक्लूडिंग गुजरात। गुजरात के बच्चे भी और ऑल इंडिया के बच्चे भी इस 5% सीट पे अप्लाई कर सकते हैं विथ जेडबलई मेन रिजल्ट। और गुजरात के बच्चे बाकी के 95% में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ये तो बात है ही। अब हम बात करेंगे बच्चों स्टेप्स की। अगर आपको जेडबलई मेन का फॉर्म भरना है तो पूरे 4 स्टेप में ये फॉर्म दिया गया है। पहला हम रजिस्टर करेंगे, फिर हम उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्टर में आपको अपने नाम, एड्रेस, ये सब डिटेल भरनी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जेडबलई मेन, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, कितने सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, 10th के रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट में आएगा आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और लास्ट में आपको फी पेमेंट करना होगा। और इस साल फीस का पेमेंट टोटली ऑनलाइन मोड में है। आप किसी भी बैंक में जाकर फी पे नहीं कर सकते। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, ऑनलाइन या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से फीस पे कर सकते हो, यह भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गए स्टेप्स। तो हम एक एक स्टेप्स को बच्चों ध्यान से डिटेल में देखेंगे। तो जब आप जेडबलई मेन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे नीचे होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, यहां पे क्लिक करो। उस पर क्लिक करके आपका ऐसा पेज खुलने वाला है। जब आप जेडबलई मेन की वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे 2 चीजें। ये वाला जो पोर्शन है वो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अभी आप, अगर आप पहली बार इस पे जा रहे हो तो आपको ये देखना ही नहीं है। ये इनके लिए जिन्होंने रजिस्टर कर दिया। आपको यहां पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपका
जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने 4 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला रजिस्ट्रेशन जो आप करने वाले हैं हम, फिर उसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर उसका इमेज अपलोड होगा, फिर लास्ट में फीस पेमेंट होगा। आपको 4 स्टेप यहाँ पे दिए गए। जैसे जैसे आप स्टेप्स फॉलो करते जाओगे इन सब पे टिक होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाना। और ऐसा जरूरी नहीं आपको 4 स्टेप एक साथ करने हो। आप एक दिन रजिस्टर करो, दूसरे दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तीसरे दिन डॉक्यूमेंट, वो सारा डेटा आपका सेव रहेगा, ऐसा एनटीए ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फीस की डिटेल है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों वो है आपका पासवर्ड जनरेट करना। ये भी ध्यान देंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा। और पासवर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पासवर्ड की जो साइज है बच्चों वो आपकी 8 से लेके 13 कैरेक्टर की होनी चाहिए। आपका पासवर्ड मिनिमम 8 फॉन्ट का होना चाहिए, मैक्सिमम 13 का, उसके बीच में पासवर्ड होना चाहिए। प्लस कंपलसरी पासवर्ड में एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस कैपिटल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये 4 चीजें होनी ही चाहिए आपके पासवर्ड में, तभी आपका पासवर्ड वैलिड गिना जाएगा। और एक चीज, ये पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, और कहीं पे आसानी से मिल जाए ऐसी जगह पे उसको लिख लो, क्योंकि यही पासवर्ड जब आप मेन के थ्रू एडवांस में अप्लाई करोगे तब यही सेम पासवर्ड यूज होगा। और जब जब भी आप JEE मेन में लॉगिन करोगे अपना रिजल्ट देखने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, तब भी यही पासवर्ड आपका यूज होने वाला है। इसलिए पासवर्ड ऐसा बनाएंगे कि हमें याद रहे या आसानी से मिल जाए। और ये जो उसकी कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। तो इस फॉर्म में यहाँ पे टिक करेंगे हम, I have downloaded information bulletin, read, understand all instruction, और यहाँ पे हम उसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। ये हो गया अपना। अभी अब अपना स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। देखो अपना पहला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ये सब भरना है। तो पहली चीज ये कहां से भरेंगे, तो जो आपका 10th का रिजल्ट है या 12th का रिजल्ट है, दो में से अगर आप पास आउट हो तो आपको 12th का रिजल्ट रेफरेंस लेना है। अगर आप 12th में हो तो आपका 10th के रिजल्ट में जो नाम है आपका, पापा का, मम्मी का, वही चीज यहाँ पे आपको फिल करना है। एग्जैक्टली डेटा मैच होना चाहिए। और आप ट्राई करें कि पापा के नाम के आगे जो मिस्टर लगता है, श्री लगता है, वो सब ना लिखे, सीधा नाम लिखे। ठीक है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसी सीक्वेंस में आप सीधा उनका नाम लिखे। ठीक है, और एक यहाँ पे आईडी टाइप भी लिखी गई है, तो आप वही आईडी यहाँ पे फिल करेंगे जो आईडी आप एग्जाम सेंटर में लेके जाने वाले हो। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर आपका आधार कार्ड फिल करना है तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट लिख के आपको अपना आधार कार्ड फिल करना होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है पान कार्ड, वोटिंग कार्ड, लाइसेंस, ये सब, आधार कार्ड अलग से लिखा नहीं गया। तो जो लास्ट में अदर डॉक्यूमेंट होगा उस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हो। अगर आपके पास अपना पान कार्ड ये सब है तो पान कार्ड पे क्लिक करो और उस पान कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर दो। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस आपको बहुत शिद्दत से, आराम से भरना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एड्रेस भरने में। तो आप अपना एड्रेस, लोकेलिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, आपको यहाँ पे मैंने बोला कौन सा आप स्टेट, ये तो एड्रेस है, तो एड्रेस में आपको स्टेट में, आप एड्रेस में जो आपका स्टेट होगा वही आप यहाँ पे लिखोगे। आपका ये प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रहते हो वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आप ध्यान से लिखोगे बच्चों। मोबाइल नंबर पे कई बार आपको एनटीए के थ्रू मैसेज आएंगे, इसलिए आपको मोबाइल नंबर भी अच्छे से फिल करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर वाले के साथ मैच करता है तो आप सेम एज प्रेजेंट पे टिक करके वही डेटा यहाँ पे वापस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पासवर्ड जनरेशन की प्रोसेस है जो मैंने आपको बोल दिया, 8 से 13 के बीच में, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी कंडीशन के साथ आसानी से आपको याद रहे ऐसा या फिर आपको मिल जाए ऐसा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये जब आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाओ तब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तब आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा सिक्योरिटी, जैसे ऐसा कुछ पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट बाइक, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन याद रखो कौन सा पूछा गया था आपको और उसको यहाँ पे क्लिक करो। फिर आप अपने ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको एज इट इज कॉपी करके सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपके पहली प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले एनटीए आपको एक बार पूछता है
कि क्या आपको फाइनल सबमिट करना है या फिर आपको एक बार देखना है। तो ये यहां पे ध्यान, अगर आपने एक बार जो फिल कर दिया वही आगे चलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। करेक्शन विंडो में इसमें चेंजेस नहीं होते, ये ध्यान में रखेंगे। इसलिए एनटी आपको बार बार पूछता है कि आप एडिट करना चाहते हो कि फाइनल करना। अगर आपको कुछ और एडिट करना है, देखना है, तो एडिट पे क्लिक करिए या फिर फाइनल बटन पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फिर एक बार आप फाइनल सबमिट कर दोगे, आई एग्री करके जब एडिट करोगे तो आपका इस तरीके से यहां पे देखो फाइनल आपका आ चुका है, एडिट रजिस्ट्रेशन, ये फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन करके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। आपने यहां पे खुद को अभी रजिस्टर किया है, ये ध्यान में रखना। इस स्टेप से आपने एनटीए में, जेडब्ल्यू मेन में आपको अभी रजिस्टर किया, अभी आपने अप्लाई नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन होना अलग चीज है, अप्लाई होना अलग चीज है। और ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आईडी, ये सारी चीजें आपको देखो लिखा है। काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स केयरफुली, वन सबमिटेड फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड, क्लियरली लिखा है। एक बार फाइनल कर दिया तो चेंजेस नहीं होने वाले, इसलिए बड़े ध्यान से इस चीज को फॉर्म करेंगे हम। फिर फाइनल सबमिट करते ही वापस एक बार पूछा है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, 3 बार पूछ रहा है आपको चेक करके अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्टेटस आ जाता है कंप्लीट। देखो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और यहां पे आपका देखो एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप इस नंबर को नोट कर दो या फिर इस स्टेटस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये नंबर इंपॉर्टेंट है और आगे आपका यूज होगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम की डिटेल, किसके लिए अप्लाई करते हो, कौन सी बोर्ड में आप पढ़ चुके हो, आपका रिजल्ट, आपके सेंटर्स, कितने सेशन के लिए अप्लाई करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे भरनी है। तो ऊपर आपका नाम, डेट वगैरह ये सब तो आएगा। देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली पूछा है, ये चीज ध्यान से सुनना बच्चों, ये चीज यहाँ पे क्लियरली लिखा है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th पासिंग, आप जिस स्टेट से 12th पास करोगे वहीं पे आपका स्टेट कोटा लगेगा, वहीं पे आपको 50% सीट का फायदा मिलने वाला है, जो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेट को आपको वही फिल करना है जहां पे आपने अपना 12th दिया है। फिर यहां पे आपको और भी चीजें पूछी गई, आपकी कैटेगरी क्या है, अगर कैटेगरी लिखते हो तो उसके हिसाब से आगे आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। फिर यहां पे आपको पूछा गया है अप्लाई फॉर, इस पे क्लिक करोगे तो एग्जाम की लिस्ट आएगी। आप जेडब्ल्यू मेन के लिए अप्लाई, बीटेक के लिए अप्लाई करते हो, आर्किटेक्चर के लिए, प्लानिंग के लिए, फिर बीटेक और आर्किटेक्चर दोनों, बीटेक और प्लानिंग दोनों, प्लानिंग और आर्किटेक्चर दोनों, या बीटेक प्लानिंग, आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आपको अपने कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई करना है। प्लस यहाँ पे देखो, अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा है तो बच्चों, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप चाहो तो 4 अटेम्प्ट में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर 3 में अप्लाई करना है तो आप चाहो तो किसी 3 में भी क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको सहूलियत दी गई है और उस हिसाब से आपकी फीस भी पे की जाएगी। फिर यहाँ पे आपको मीडियम, पहली बार जेडब्ल्यू मेन में बच्चों ध्यान से सुनेंगे, पहली बार हिस्ट्री में 13 लैंग्वेज में जेडब्ल्यू हो रहा है, वरना अभी तक बहुत कम लैंग्वेज इसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और 3-4 लैंग्वेज में ही होता था। पहली बार ये जो नेक्स्ट अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट वाइज 13 लैंग्वेज में भी जेडब्ल्यू होने वाला। तो आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश, गुजराती किस में देना है। फिर आप अपने सेंटर्स चूज कर लो, यहाँ पे आपको अपने स्टेट चूज करना है, यहाँ पे आपको अपने सेंटर चूज करना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप एग्जाम सेंटर और एग्जाम स्टेट कोई भी चूज कर सकते हो, इसको आपके होम स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने 12th गुजरात में दिया है, ठीक है, तो आपको गुजरात की सीट का 50% कोटा मिलेगा। लेकिन अगर आप उस एग्जाम के टाइम पे मानो आप हो महाराष्ट्र में, तो आप महाराष्ट्र भी चूज कर सकते हो, उससे आपका होम स्टेट का कोटे में कोई लॉस नहीं होने वाला। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। आप कोई भी स्टेट, कोई भी सेंटर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने यहाँ पे प्रायोरिटी दे दो। गारंटी नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन पूरे चांसेस है, एनटीए पूरी ट्राई करता है कि इसी में आपको अपना सेंटर मिल सके, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम सेंटर में जाने के लिए। फिर यहाँ पे आपको अपने रिजल्ट की डिटेल फिलअप करना है। 10th में आप पास हो कि फेल हो, कौन सी एग्जाम 10th की एग्जाम का नाम होगा उस बोर्ड के अकॉर्डिंग वो एग्जाम चूज करके
कहाँ पे आपने स्कूलिंग किया है, कैसी टाइप की आपकी स्कूल है, एग्जाम स्टेट, ये सारी डिटेल आपको रिजल्ट वगैरह फिल करना है। अगर आप 12th पास हो तो आपको 12th की पूरी डिटेल भरना है, या फिर अगर आप 12th में अपियरिंग हो तो उस हिसाब से यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करके 12th की डिटेल में सिर्फ स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, ये सब भर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप ट्विन हो कि नहीं, आपके कोई जुड़वा भाई बहन है कि नहीं, ये भी आपको यहाँ पे भरना है, प्लस आपके पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। इसमें ज्यादा डरने की, सोचने की जरूरत, बस एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे इनकम होनी चाहिए, वो क्लैश नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपकी जो भी एक्चुअल इनकम है यहाँ भरो, उसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट भी जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इनकम 20 लाख है ईयर की और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आप 20 लाख इनकम से तो ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी इनकम उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो बस वो ध्यान रखना, वरना ज्यादा वो मैटर नहीं करता, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जेन्युइन होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन करके सबमिट करोगे तो उसके बाद एनटीए आपसे वापस पूछता है वही चीज, फाइनल हो, लॉक किया जाए कि नहीं लॉक किया जाए। आपको सारी चीजें एक बार और देख लेनी है। यहाँ पे आपके सामने पूरा फॉर्म भी आ जाएगा, फादर मदर के, ये सारी जो लिस्ट है वो भी आ जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, ये सारी चीजें आपकी एक बार भर दी, फिर चेंजेस नहीं होंगे। एग्री करके आप जब फॉर्म फाइनल सबमिट करोगे, वापस एक बार पूछेगा भाई आप श्योर हो, वापस लॉक किया जाए। फाइनल जब सबमिट करोगे तब आपका देखो एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है, ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे बच्चों अपलोड इमेजेस पे। आपका देखो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ रहा है, फिर हम जाएंगे अपलोड इमेजेस पे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था वो सारी इमेजेस आपको अपलोड करनी है, 3 या 4 तरह की। अपलोड इमेज में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका पहले फोटोग्राफ होगा, जो मैंने बोला उसकी साइज भी लिखी गई है, 100 से 200 KB में जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, विदाउट मास्क, 80% फेस, दोनों कान दिखे इस तरीके से, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट विथ व्हाइट बैकग्राउंड। वो आपको यहाँ पे ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में से खोज के अपलोड करना है। फिर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। फिर अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST में आते हो तो आपके पास जो भी अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दो PDF में। और फिर आप अगर PWD में हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आपका वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे PDF में अपलोड कर दो। और यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये थोड़ा ब्लर इमेज है लेकिन इसकी PDF आपके पास होनी चाहिए जो JEE मैन ने अपलोड किया। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ दिखेगा, आपकी सिग्नेचर दिखेगी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट PWD यहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार देख लो आपने जो अपलोड किया वही है कि कुछ और है, ठीक है। फिर सबमिट एंड प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे, तो एक बार वापस वो दिखाएगा कि यहाँ पे भाई सेल्फ वेरीफाई आपसे पूछेगा। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये रहा सेल्फ वेरीफाई। आपको वापस एक बार देख के सेल्फ वेरीफाई करना है। सेल्फ वेरीफाई पे क्लिक करते जाओ बच्चों, वापस एक बार हमें आगे बढ़ना है इसमें। और ये सेल्फ वेरीफाई करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करोगे तब जाके आपका 3 प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई है, इमेज भी आपकी अपलोड हो चुकी है। एनटीए आपसे 3 बार 2 बार पूछ रहा है ताकि गलती ना हो, क्योंकि वापस आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये सब होने के बाद फाइनली आपको जाना है फीस पेमेंट के लिए। आपने जितने सेशन के लिए अप्लाई किया होगा उन सारे सेशन की टोटल फीस आपको एक साथ पे करना है। और पेमेंट के जो ऑप्शन है उसकी डिटेल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दी गई है बच्चों। फीस आपकी जो पेमेंट होगी यहाँ पे आप SBI में से, सिंडिकेट, ICICI, HDFC, पेटीएम के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके थ्रू आप फी पे कर सकते हो। और अगर आपने चारों सेशन सिलेक्ट किए हैं तो चारों की फी पे कर दो। अगर फ्यूचर में आपको कोई सेशन नहीं अटेम्प्ट करना, उसके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी के होगा। हर सेशन का आप इंडिविजुअल सेंटर चेंज कर सकते हो, वापस फिल कर सकते हो। तो लास्ट में जब आप पेमेंट के लिए प्रोसेस करोगे, पेमेंट करोगे, तब लास्ट में आपका ये वाला कंफर्मेशन पेज आने वाला है, जिसको आप सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, खुद को मेल कर देना, दोस्तों को मेल कर देना, मम्मी पापा को मेल कर देना, ताकि कहीं पे ये लॉस ना हो जाए। इसकी 2, 3, 4 प्रिंट करवा के अपने पास रख दो, जिसमें आपका फोटोग्राफ भी होगा, सिग्नेचर भी होगी, सारी डिटेल यहाँ पे होगी और ये आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा। ये आपका फाइनली कंफर्मेशन पेज है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको सिर्फ
करेक्शन विंडो में सेंटर चेंज करना हो तो वो करके आपकी हॉल टिकट डाउनलोड करके आपको एग्जाम देने जाना है। तो ये बात हुई बच्चों, आपने सारी इंफॉर्मेशन की, और मैं आशा रखता हूं कि मैंने जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो नीट एंड क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमसे हो सकेगा, अद्वैत अचीवर्स की टीम से हो सकेगा उतनी ट्राई करेंगे और आपको रिप्लाई देने की, सही डायरेक्शन देने की हम ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो और भी अगर कोई नई अपडेट आती है, इंफॉर्मेशन आती है, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे बने रहेगा। इस वीडियो को आप हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से देखें, डिटेल में देखें बच्चों। तो एग्जाम के लिए फाइनली बच्चों बेस्ट लक, और मैं आशा रखता हूं कि ये सारे फॉर्म जितना भी डिटेल फिल करना है वो एकदम करेक्ट फिल करोगे। आराम से 1 महीने का पूरा टाइम लो, आराम से फिल करो, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी फिल करने से आपको अपना सेंटर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में बेस्ट लक बच्चों, जय भारत।